नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। आज फिर एक बार हमारे परिवार नोबल नेचर आरएस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन अभिव्यक्त किया जाता है। दोस्तों, जीतता वह नहीं है जो हमेशा तेज और ताकतवर होता है, बल्कि जीतता वह है जो ये सोचता है कि वह जीत सकता है। यानी दोस्तों, अंत में यही कहना चाहूंगा कि हौसलों के तर्कस में जीत का वह तीर जिंदा रखो, हार जाओ मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। इसी में इंसान की एक न एक रोज जीत अवश्य होगी। इस मोटिवेशन लाइन के साथ ही आज के वीडियो की स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, आज 30 दिसंबर 2020 यानी कि एक दिन और बचा है 2020 का। आप अधिक से अधिक कमेंट बॉक्स में ये सजेशन करें कि 1 जनवरी 2021 से आपको किस सब्जेक्ट पर मेरे द्वारा वीडियो बनाकर भेजी जाए और आपको उनसे अधिक से अधिक फायदा मिल सके। और दोस्तों, अंत में यही रिक्वेस्ट कि अपने साथियों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, सब्सक्राइब और लाइक का बटन जरूर दबाएं। यही आपका मेरे लिए मोटिवेशन होगा और यही आशा की जाती है जाती हुई 2020 के अंतर्गत आप लोगों से कि इस वर्ष में जो हमने छोड़ दिया या हमने जो चीज हमने प्राप्त नहीं कर सके वह अगले वर्ष में हम प्राप्त करें। और उसमें हो सकता है मैं भी आप लोगों का एक सारथी या सहायक बन सकूं। इसलिए आप लोग जिस सब्जेक्ट पर मैटर चाहते हो उस सब्जेक्ट के नाम और कमेंट में लिखकर भेज दे। उसके बाद में आप जैसा चाहोगे वैसे आपको वीडियो मिल सकते हैं। अंत में आज के वीडियो को स्टार्ट करता हूं, जो कि पार्ट नंबर 10 और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम पार्ट लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। दोस्तों, पार्ट नंबर 9 अगर 9 पार्ट आपने नहीं देखे तो एक बार जरूर देखना, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। देखने बाद आपको लगेगा कि आप एक अच्छी जगह अच्छे परिवार से आपको सीख रहे हो। 10वें पार्ट में मैं लेकर आया हूं स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल। और स्वतंत्र भारत का जो प्रथम मंत्रिमंडल है उसमें मंत्री और उस मंत्री के पास कौन सा पद था ये मैं लेकर आया हूं। सबसे पहले बात इसी पर करता हूं। दोस्तों, नेहरू पहला मंत्रिमंडल जो आजाद भारत का बना था, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। उससे पहले उसकी बात करूं तो इसमें इस मंत्रिमंडल में पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रथम पीएम और फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया था। पहला पीएम और फॉरेन मिनिस्टर हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के सबसे बड़े जनप्रतिनिधि थे। इनके द्वारा इनको भारत का प्रथम पीएम की शपथ दिलवाते हैं तत्कालीन गवर्नर जनरल माउंट बेटन साहब, जो कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी माउंट बेटन थे। उनके द्वारा पीएम की शपथ नेहरू को दिलाई जाती है और फॉरेन मिनिस्टर यानी कि विदेश मंत्री भी उस समय नेहरू को ही बनाया जाता है आजाद भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में। इसके बाद बात करूं सरदार पटेल, तो सरदार पटेल को भारत का प्रथम वाइस पीएम यानी कि डेप्यूटी पीएम यानी कि उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है। इसके अलावा भारत का होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री भी बनाया जाता है। भारत का वर्तमान गृह मंत्री आपको पता होगा अमित शाह है, जबकि प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक स्टेचू ऑफ यूनिटी भारत के वर्तमान सरकार के द्वारा 2015 में गुजरात के केवड़िया जिले में नर्मदा नदी के तट पर बनाई गई है। दोस्तों, दुनिया के 8वां अजूबा घोषित किया गया है। दोस्तों, इसको सरदार पटेल की जो इसकी स्टेचू बनाई गई है स्टेचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। 31 अक्टूबर को इनके जन्म दिवस के अवसर पर 31 अक्टूबर 2015 को उसका उद्घाटन किया गया था। और उसका जो उद्घाटन किया गया था स्टेचू ऑफ यूनिटी का 182 फीट ऊंची है। और राम सुतार ने उसके वास्तुकार थे, राम सुतार उसके वास्तुकार थे। और हाल ही में उसको यूनेस्को के द्वारा विश्व का यूनेस्को जो कि जिसका हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में है उसके द्वारा 8वां अजूबा घोषित किया गया है। दोस्तों, ऐसे ही स्टेचू नहीं बना दी जाती। सरदार पटेल जो कि भारत के रियासती विभाग के प्रमुख या अध्यक्ष या मंत्री थे, इसके अलावा भारत के प्रथम होम मिनिस्टर थे, इसके अलावा भारत के प्रथम उप पीएम थे। दोस्तों, बनने लायक तो पीएम थे लेकिन पंडित नेहरू और अन्य लोगों के प्रभाव के कारण इन्होंने अपना पद अपनी जगह नेहरू को पीएम बनाना अच्छा समझा, क्योंकि सारे कांग्रेसी लोग नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। और ये नेहरू से उम्र में बड़े थे लेकिन फिर भी उप पीएम रियासती विभाग और गृह मंत्री बने पहले। इसके बाद की बात करूं आर के शरणमुगम चेट्टी
मद्रास से बिलोंग करते थे दोस्तों, और ये भारत के पहले वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर बनाए जाते हैं। प्रथम फाइनेंस मिनिस्टर आर के षणमुगम चेट्टी थे दोस्तों, और भारत के वर्तमान फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण है दोस्तों, निर्मला सीतारमण है। इसके बाद में बात करूं, भारत की प्रथम रक्षा मंत्री बलवंत सिंह थे, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलवंत सिंह थे, सॉरी बलदेव सिंह थे दोस्तों, बलदेव सिंह भारत के प्रथम रक्षा मंत्री या डिफेंस मिनिस्ट्री जिनको संभलाई गई थी वो बलदेव सिंह थे। वर्तमान में भारत की डिफेंस मिनिस्टर डॉक्टर राजनाथ सिंह को बनाया गया है। राजनाथ सिंह भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री है, राजनाथ सिंह। इसके बाद में राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के अंदर खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाए जाते हैं, खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाए जाते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री होती है हमारे राजेंद्र प्रसाद के पास। राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को भारत का प्रथम राष्ट्रपति घोषित किया जाता है दोस्तों, भारत का प्रथम राष्ट्रपति घोषित किया जाता है, जो प्रथम मंत्रिमंडल में खाद्य यानी फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री थी। इसके बाद की बात करूं, बी आर अम्बेडकर जो कि भारत के प्रथम विधि मंत्री थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, और ये भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। इन्होंने भारत का संविधान बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। भारत का संविधान का पिता भी इनको कहा जाता है दोस्तों। इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे दोस्तों। शिक्षा जो मंत्रालय है, एजुकेशन जो मिनिस्ट्री है, वो वर्तमान में बहुत सुर्खियों में है दोस्तों, क्योंकि जो शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, इनकी जयंती 11 अक्टूबर को मनाई जाती है। भारत में 11 अक्टूबर को शिक्षा जयंती या शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं, शिक्षक दिवस के रूप में। भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस तो 5 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन 11 अक्टूबर को भी इनकी जयंती मनाते हैं हम शिक्षा जयंती के रूप में। और भारत में जो शिक्षा विभाग था, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट था, ये पहले शिक्षा एजुकेशन डिपार्टमेंट था, लेकिन राजीव गांधी सरकार ने 1985-86 में इसका नाम परिवर्तित करके भारत में ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया था, जिसको वापस से 2020 में जो 2020 की नई शिक्षा नीति आई है, 1986 की जो शिक्षा नीति थी भारत में, उस शिक्षा नीति के तहत राजीव गांधी ने शिक्षा मंत्रालय को ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री कर दिया था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। लेकिन 2020 की नई शिक्षा नीति में इस शिक्षा मंत्रालय का, इस एजुकेशन डिपार्टमेंट का नाम वापस से एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया है, और भारत के वर्तमान एजुकेशन डिपार्टमेंट के मिनिस्टर शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक है। इसके बाद की बात करूं दोस्तों, जॉन मथाई भारत के प्रथम रेल मंत्री थे दोस्तों। जॉन मथाई भारत के प्रथम रेल मंत्री थे और परिवहन मंत्री थे। वर्तमान में भारत के रेल और परिवहन मंत्रालय अलग अलग है। रेल मंत्री तो है पीयूष गोयल, और परिवहन मंत्री वर्तमान में नितिन गडकरी साहब है। इसके अलावा जॉन मथाई भारत के प्रथम रेल और परिवहन मंत्री थे। इसके बाद की बात करूं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वही है दोस्तों जिनके नाम से हाल ही में कोलकाता बंदरगाह का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह किया गया है। इसके अलावा ये भारतीय जनसंघ जो पार्टी थी, जो प्रथम विपक्षी पार्टी मानी जाती है, 1952 के चुनाव में सबसे पहले विपक्ष में बैठने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, और ये प्रथम मंत्रिमंडल में सम्मिलित किए गए थे दोस्तों। और प्रथम मंत्रिमंडल में उद्योग एंड आपूर्ति मंत्री बनाए गए थे। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का मिनिस्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बनाए गए। इसके अलावा जगजीवन राम भारत के प्रथम श्रम मंत्री थे। बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे, तो भारत की प्रथम मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। उसके बाद में राजकुमारी अमृत कौर, ये थी भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर। डॉक्टर हर्षवर्धन वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री है दोस्तों। राजकुमारी अमृत कौर भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थी, और वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री भारत के डॉक्टर हर्षवर्धन है दोस्तों। डॉक्टर हर्षवर्धन को जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो एक कार्यकारिणी बोर्ड होता है, उसका CEO नियुक्त किया गया है दोस्तों। हर्षवर्धन को CEO नियुक्त किया गया है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंतर्गत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस वर्ष बहुत सुर्खियों में रहा है दोस्तों। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1948 में होती है, और इसका जो मुख्यालय
जेनेवा में है। इसके बाद में बात करूं दोस्तों रफीक अहमद किदवई, ये सिंचाई मंत्री थे। सिंचाई मंत्री यानी कि इरिगेशन डिपार्टमेंट भी होता था उस समय, उस इरिगेशन डिपार्टमेंट या सिंचाई मंत्री भारत के प्रथम रफीक अहमद किदवई थे। उसके बाद में दोस्तों सी एच बाबा भारत की प्रथम मंत्रिमंडल सम्मिलित थे और ये वाणिज्य मंत्री थे यानी कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के मिनिस्टर थे सी एच बाबा। और लास्ट में जो मंत्री है दोस्तों वो है एनवी गाडगिल जो ऊर्जा मंत्री यानी कि एनर्जी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर थे, एनर्जी डिपार्टमेंट ऊर्जा मंत्री थे। वर्तमान में पीयूष गोयल भारत के ऊर्जा मंत्री है। इस प्रकार दोस्तों मैंने भारत का प्रथम जो मंत्रिमंडल थी, प्रथम मिनिस्ट्री थी इंडिया की, जो अलग अलग डिपार्टमेंटों में अलग अलग मिनिस्टर थे, उनके बारे में बताया है दोस्तों। इसके अलावा कुछ मंत्री और भी थे, लेकिन वो हमारे एग्जाम में कभी नहीं आएंगे। जो एग्जाम में आएगा वो ही पढ़ना सबसे बेहतर होता है, और इसीलिए मैं आपको ये वीडियो की सीरीज प्रस्तुत कर रहा हूं। इसके अलावा दोस्तों कुछ और फैक्ट जो हमारे एग्जाम में काम आएंगे, जो एक सीक्वेंस में मैंने लिखे हैं, जो कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जिनकी क्रम संख्या थी 34। दोस्तों आप एक बात याद रखना, भारत में फर्स्ट बार गवर्नर जनरल की पोस्ट बंगाल में उत्सर्जित की गई थी और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 1774 में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया जाता है और उसके बाद में उसी बंगाल के गवर्नर जनरल को 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया जाता है। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, जिन्होंने 1829 में भारत में सती प्रथा का उन्मूलन, सती प्रथा को समाप्त किया था। वही विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल होते हैं। उसके बाद में दोस्तों वही गवर्नर जो भारत का गवर्नर जनरल 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले थे, वही गवर्नर जनरल की पोस्ट 1858 की भारत शासन अधिनियम में भारत का वायसराय और भारत के मुख्य सचिव के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और भारत का प्रथम वायसराय, अंतिम भारत का गवर्नर जनरल उस समय लॉर्ड कैनिंग था। लेकिन दोस्तों अधिकांश बुक में जो वायसराय की पोस्ट होती है उसको भी गवर्नर जनरल ही बोला जाता है, और गवर्नर जो वायसराय था भारत का प्रथम लॉर्ड कैनिंग था। अंतिम गवर्नर जनरल भारत का कौन था? अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको ये हमेशा कंफ्यूज कर सकता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, वैसे तो कुछ पुस्तकें ये भी मानती है कि लॉर्ड माउंटबेटन थे, लेकिन भारत में जो गवर्नर जनरल की पोस्ट थी वह मेरे हिसाब से या कुछ बुकों के हिसाब से, एनसीईआरटी के हिसाब से 1858 के भारत शासन अधिनियम में समाप्त हो गई थी और गवर्नर जनरल की जगह नया पदनाम भारत का वायसराय कर दिया गया था। इसलिए भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को माना जाता है, जो भारत का प्रथम वायसराय था। वैसे 34 नंबर का जो अंतिम गवर्नर जनरल कुछ बुकों में मिलता है और अंतिम वायसराय भी कर सकते हैं इसको, ये हमारे लॉर्ड माउंटबेटन थे, जिनकी नियुक्ति तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा 22 मार्च 1947 में की जाती है। दोस्तों 22 मार्च 1947 में इनकी नियुक्ति की जाती है अंतिम गवर्नर जनरल या अंतिम वायसराय के रूप में, और जिनकी संख्या भी याद रख लेना, कहीं एग्जाम में पूछी जा सकती है दोस्तों। 34 नंबर की थे। इसके अलावा बात करूं तो इसने आते ही एक योजना प्रस्तुत करी, 3 जून योजना, माउंटबेटन प्लान के नाम से जाना जाता है, और भारत के विभाजन के साथ ही सत्ता का हस्तांतरण विधित कर दिया गया। इस योजना के तहत भारत का विभाजन करते हुए भारतीयों को ये सत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी, ये बात कहते हैं 3 जून योजना के तहत लॉर्ड माउंटबेटन। इसके बाद में दोस्तों यही प्लान ये कहता है कि पंजाब और जो बंगाल राज्य है, उस समय पंजाब बहुत बड़ा राज्य था, भारत का पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब। इसके अलावा बंगाल राज्य जो कि पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल यानी बांग्लादेश, एक जगह इनके अंदर 2 विधानमंडल या 2 भाग होंगे। इनकी जो विधानमंडलें होंगी उनके 2 भाग होंगे, ये कहा था इस योजना ने। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट जो प्रांत है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और सिलहट जिला जो कि असम में है, असम का सिलहट जिला है, असम के सिलहट जिले और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांतों में जनमत संग्रह कराया जाएगा। दोस्तों इसमें यह कहा गया यहाँ पे जनमत संग्रह होगा। इसमें सिर्फ 2 जगह जनमत संग्रह कराने की बात कही, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, सिलहट जिला, असम के अंदर जनमत संग्रह कराया जाएगा। उसके तहत इनको भारत में
भारत में या पाकिस्तान में मिलाया जाएगा। इसके अलावा देशी रियासतों को स्वतंत्र रहने का अधिकार नहीं दिया गया था। दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 3 जून योजना भारत पाकिस्तान के विभाजन की बात करती है, लेकिन ये योजना ये नहीं कहती है कि कोई भी देशी रियासत स्वतंत्र रहना चाहे, क्योंकि देशी रियासतें 565 के समथिंग मानी जाती है। उन देशी 565 रियासतों में से 562 रियासतें यूं ही मिला ली गई भारतीय संघ में। उसका रीजन यही था, 3 जून योजना इसने स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि देशी रियासतों को स्वतंत्र रहने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। इसलिए 562 रियासतों को मिलाने के अंतर्गत भारतीय रियासती विभाग के प्रमुख सरदार वल्लभ भाई पटेल और भारत के उस समय के जो सचिव थे इसके रियासती विभाग के, वीपी मेनन को कुछ जोर नहीं आया और 3 रियासतें जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद रियासतों ने थोड़ी बहुत आनाकानी की, लेकिन उनको भी समय पर मिला लिया गया भारतीय संघ में। इसके अलावा दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1947 में आया और भारत शासन जो अधिनियम 1947 है इसकी पृष्ठभूमि 4 जुलाई 1947 को 3 जून योजना ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई। 3 जून योजना ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत की गई थी और ये 3 जून योजना 18 जुलाई 1947 को सम्राट के हस्ताक्षर की 18 जुलाई 1947 को सम्राट के हस्ताक्षर हो जाते हैं 3 जून योजना पर, और 15 अगस्त 1947 को भारतीय महाद्वीप को अंग्रेजों के द्वारा 2 भागों में बांट दिया जाता है और भारतीय महाद्वीप में पाकिस्तान और भारत जैसे 2 संघों का गठन होता है। पाकिस्तान के अंतर्गत पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान 2 हिस्से होते हैं। पश्चिमी पाकिस्तान आज का पाकिस्तान है और पूर्वी पाकिस्तान जिसका गठन 1971 में बांग्लादेश के रूप में हुआ। एक ऑपरेशन विजय के तहत बांग्लादेश का निर्माण इंदिरा गांधी ने किया है और ये 1972 में बांग्लादेश की स्थापना हो जाती है। इसके बाद में जब तक दोनों राज्यों का संविधान नहीं बने तब तक इन दोनों राज्यों में जो शासन व्यवस्था है वह 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत संचालित की जाएगी। ये भी 3 जून योजना की ही एक लाइन थी जिसमें ये लिखा हुआ था कि जब तक दोनों राज्यों का संविधान नहीं बनेगा तब तक वहां पर जो शासन का संचालन किया जाएगा वह 1935 के शासन अधिनियम के तहत ही किया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त की आधी रात को जब भारत को आजाद किया जा रहा था उस वक्त लाल किले की प्राचीर से एक भाषण दिया था भारत की संविधान सभा के अंतर्गत ही। उस भाषण को कहा जाता है ट्रिस्टी विथ डेस्टिनी, यानी ट्रिस्टी विथ डेस्टिनी। इसका मतलब तो हिंदी में मुझे मालूम नहीं, लेकिन इंग्लिश में ट्रिस्टी विथ डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है उस भाषण को, जो कि 14 अगस्त की आधी रात को भारत और पाकिस्तान के विभाजन के जस्ट बाद संविधान की निर्मात्री सभा में भारत की स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में पंडित नेहरू ने एक भाषण दिया था। इसके अलावा दोस्तों, जब ये 3 जून योजना बनाई जा रही थी उस वक्त कुछ लोगों ने ऐसी बातें कही थी जो आज भी हमारे इतिहास में अविस्मरणीय है। जैसे गांधी ने कहा था कि मेरे मृत शरीर पर भारत का विभाजन होगा। अब्दुल कलाम आजाद ने कहा था कि कांग्रेस के द्वारा जो भारत के विभाजन को स्वीकार किया गया है वह हमारे इतिहास उसको कभी माफ नहीं करेगा। इसके अलावा अब्दुल कलाम आजाद कहते हैं कि भारत का जो विभाजन हो रहा है वह ये भारत को बहुत पीछे धकेलेगा। इसके अलावा सरदार पटेल ने कहा था कि अगर सिर दर्द को मिटाना है, अगर सिर दर्द हो रहा है तो उसको मिटाने के लिए अगर सिर को ही काट दिया जाए तो सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि जो सरदार पटेल और उस समय के जो प्रथम मंत्रिमंडल था वह इतना परेशान हो चुका था इससे कि उनको विभाजन मंजूर था। और फाइनली 5 जुलाई 1947 को भारतीय रियासती विभाग का गठन किया जाता है और भारतीय रियासती विभाग का जो प्रमुख मंत्री थे वो तो सरदार पटेल थे और वीपी मेनन साहब थे। इनका कार्य था कि भारत उसमें 565 रियासतों में बटा हुआ था, उनमें से 562 रियासतों को भारत में मिलाने में इनको कोई परेशानी नहीं हुई। और जो 3 रियासतें थी, ये ऐसा कहा जाता है कि सरदार पटेल जी एक हाथ में लाठी और एक हाथ में गाजर लेकर जाते थे और सभी रियासतों को भारत में मिलाने का प्रयास करते थे। 3 रियासतें थी जिनमें एक थी कश्मीर रियासत, जो कि राजा हरि सिंह के नेतृत्व में अपना अलग वर्चस्व रखना चाहती थी। दोस्तों, वहां का राजा हरि सिंह ये चाहता था कि उनके दादाजी गुलाब सिंह के द्वारा 1847 में अंग्रेजों से 1.5 करोड़ में खरीदी गई कश्मीर रियासत एक स्वतंत्र रियासत रहे, न भारत में मिले और न पाकिस्तान में मिले।
लेकिन उनकी भावनाओं को स्वीकार नहीं कर सके। और वीपी मेनन और पंडित नेहरू ने मिलकर के जो सितंबर 1948 में कश्मीर को, जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया तो राजा हरि सिंह ने इनसे मनवार करी और फाइनली 26 सितंबर 1948 को वीपी मेनन और सरदार पटेल और हरि सिंह ने एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करे और कश्मीर को भारत में मिला लिया गया। इसके बाद में रही जूनागढ़ की समस्या, तो जूनागढ़ का राजा चाहता था कि जूनागढ़ में मुस्लिम राजा था और वो चाहता था कि वो पाकिस्तान में मिले, लेकिन जूनागढ़ में भी एक जनमत संग्रह कराया गया और उसके तहत वहां की जनता भारत में मिलने के लिए आतुर हुई और भारत में जूनागढ़ को भी 1948 में मिला लिया गया। इसके बाद में रही हैदराबाद रियासत का शासन बहुत समय, जब से हैदराबाद बना था तब से एक मुस्लिम के हाथों में था और अंतिम यहाँ का शासक जो निजामुद्दीन था उनके द्वारा ये कहा गया कि हम अलग रहेंगे। तो दोस्तों, अगर भारत के बीच में ही अलग राष्ट्र हो, भारत के बीच में कोई अलग राष्ट्र बनता तो आज अच्छा नहीं होता। तब उनको, जब निजामुद्दीन उस समय उस्मान खां वहां का शासक था, उस उस्मान खां को दिल्ली बुलाया गया और उनसे भी एक गाजर और लाठी के साथ हस्ताक्षर करवाए गए और भारतीय साम्राज्य में मिला लिया गया। इस प्रकार दोस्तों, भारत की एक अविस्मरणीय और एक अधूरी आजादी कह सकते हैं, लेकिन हमें फाइनल 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली। उसके बाद में जो घटनाएं घटित हुई उसके लिए हमारा इतिहास हमेशा ये गवाह रहेगा कि भारत में जो कत्ले आम हुए, भारत में जो लाशें बिछी, वो आज दिन तक कभी इतिहास में नहीं हुआ और नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपको इसके बारे में और विस्तृत जानकारी चाहिए तो भारत का स्वतंत्रता संग्राम की एक और कहानी प्रस्तुत करूंगा, जिसमें आपको सारा संपूर्ण 10 वीडियो का एक साथ डेटा मिलेगा। वो आपको कल मिलेगा दोस्तों, एक ही वीडियो में पूरा स्वतंत्रता संग्राम। और आज के वीडियो में इतना ही खूब है दोस्तों। अंत में यही कहना चाहूंगा, जिस प्रकृति ने हमें बनाया है उसका संरक्षण करना। जय हिंद, जय भारत।